आज ये बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और लास्ट क्लास को मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करवा देता हूं आपके लिए। बेटा सबसे पहले मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब बताया कि सर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो, फिर मैंने बताया इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो अनदर पर्सन के फेवर में राइट या लाइबिलिटी क्रिएट करता है। फिर मैंने बताया कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट है जो हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट होते हैं। राइटिंग होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ये वो सारी मतलब सारी बात। फिर मैंने बताया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक होते हैं प्रोमिसरी नोट, एक होता है चेक। और ये तीनों आइदर पेबल टू ऑर्डर होंगे या टू बेयरर होंगे। फिर हमने एक एक को इन डिटेल डिस्कस करा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक को। और तीनों में तीनों के एसेंशियल एलिमेंट, तीनों में क्या पार्टीज होती है, कौन ड्रॉ करता है, कौन मेकर है। हमने देखा कि चेक के केस में स्टैंपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट स्टैम्प्ड होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि जो चेक होता है भैया, चेक बड़ा ही सिंपल शॉर्टेड चीज है। चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज की ही कैटेगरी है जिसमें चार चीजें अलग है। नो एक्सेप्टेंस, नो स्टैंपिंग, ड्रॉ ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ड्रॉ ही फिक्स द बैंकर होगा, और लास्ट बेटा यहां पे क्या था, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होगा। ये चार चीजें अलग होती है। चेक में दो चीज आती है, पहला इलेक्ट्रॉनिक वाला चेक भी चेक होगा, और ट्रंकेटेड चेक जो पहले फिजिकल था बाद में कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रॉनिक में, वो भी चेक चेक की कैटेगरी में आएगा। तीन पार्टीज होती है, ड्रॉ, ड्रॉई पे, ड्रॉई हमेशा फिक्स होगा, स्पेसिफाइड बैंकर। फिर बना के दिखाया एसेंशियल एलिमेंट्स में तीन एसेंशियल एलिमेंट थे, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस एंड स्टैम्प। स्पेसिफाइड बैंकर होगा, पेबल ऑन डिमांड होगा। सारे चेक बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं बट सारे बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं होंगे। और फिर मैंने चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस बता दिया, राइट। उसके बाद मैंने बताया था कि भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप चार होते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन ट्रांसफर, बेयरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर। तो मैंने बताया बेयरर क्या होता है भाई, जिसमें नेम में ब्लैंक होता है, जिसमें नेम की जगह लिखा होता है क्या, और बेयरर, या फिर जिसमें लास्ट एंडोर्समेंट ही ब्लैंक हो। ऑर्डर में क्या होता है, पर्सन लिखा होता है, पेबल टू पर्सन और इज ऑर्डर, या पेबल टू ऑर्डर ऑफ अ पर्सन, ये लिखा होगा तो ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है। फिर मैंने बताया इनलैंड फॉरेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। इनलैंड होते हैं ड्रॉन इन इंडिया, मेड पेबल इन इंडिया, ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अगर 1 2 3 है इनलैंड है, 1 और 2 है इनलैंड है, 1 और 3 है इनलैंड है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बोले थे शायद मैंने करने को, करे नहीं होंगे, तुम याद है, तो करे थे तुमने। तीन एग्जाम्पल है इसके बुक में, एक बार देखना। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में क्या बोला, जो इंलैंड नहीं है वो फॉरेन है, मतलब या तो ड्रॉन इंडिया में नहीं हुआ, या पेबल इंडिया में नहीं है, या ये इंडिया में नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, एक होते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बेटा, वो होते हैं एट साइट या ऑन प्रेजेंटेशन, मतलब जब आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाएगा तब आपको पेमेंट करनी है। टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पेबल होता है फिक्स पीरियड में, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स। आफ्टर साइट मतलब जब मैंने दिखाया उसके 2 महीने बाद, ऐसे भी लिखा हो सकता है। स्पेसिफाइड डेट मेंशन हो सकती है, या एक सर्टेन इवेंट के हैपनिंग पे हो सकता है, राइट। तो ये टाइम वाले होते हैं। अब इसमें एक लास्ट कैटेगरी बच गई थी, इनकोहेट और एम्बिगियस, है ना, वो बचा है। फिर हमें और छोटे छोटे टॉपिक 2-3 करने हैं, और वो करने के बाद हमारा आज की क्लास खत्म करके लास्ट जो क्लास होगी वो इसकी ट्यूसडे रखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास होगी, फटाफट चैप्टर खत्म। उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मे बी एलएलपी, फिर कंपनी, फिर पार्टनरशिप या सोगा में से कोई बिठा लेंगे। सेम वेटेज है, सेम वो है, पर सोगा तुम्हें बढ़िया लगेगा। हाँ हाँ, पार्टनरशिप एलएलपी अलग होती है, थोड़ा हाइब्रिड फॉर्म होता है, बताऊंगा क्या होता है। चलिए हेडिंग डालिए बेटा। आज मेरा बहुत गंदा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। आज मैं छुट्टी पे था पूरे दिन, लेकिन मैंने आज सारी क्लास रख दी क्योंकि मैं जा रहा हूँ बाहर, वरना मन नहीं है मेरा आज क्लास लेने का बिल्कुल भी। लिखो बेटा, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट एंड एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बेटा प्लीज इसे। जैसे इनलैंड और फॉरेन था ना, वैसे ही इनकोहेट और एम्बिगियस है। और मैं पहले ही बताता चल रहा हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो छुट्टी मिल रही है आपको सैटरडे तक, तो भैया इसको अपना जो टेस्ट की प्रिपरेशन है वो निपटा के सैटरडे टेस्ट दे दिया। सैटरडे संडे ये 2 दिन आपको यूटिलाइज करने हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी अभी करा दिया, तुरंत के तुरंत बेटा सारे एग्जाम्पल कर डालो इसके।
अभी एकदम फुल एकदम फॉर्म में हो, कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं। इसके एग्जाम्पल सारे जितने भी बुक में है भैया, गिनती के 25 पन्ने हैं नोट्स में। बुक में गिनती के कितने पन्ने? 25 पन्ने में पूरे तो कॉन्सेप्ट ही होंगे। हर कॉन्सेप्ट में जैसे कॉन्सेप्ट खत्म है उसके एग्जाम्पल है। इनलैंड फॉरेन के हैं, इनको इसके है, सारे एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेना। केस स्टडी उन्हीं एग्जाम्पल में से बनेगी, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये तो क्या हर उसका करना है, हर एक्ट के लिए। ये काम कर लिया, आधी 90% मेहनत खत्म है। फिर जब आप स्कैनर खोल के देखोगे ना तो रियलाइज करोगे प्रीवियस ईयर में हर क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही बन के आया है। तो प्लीज इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। नेगो में क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपको स्कैनर में इतने दिख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का ही है। 2 ही अटेम्प्ट में तो नेगो आया है। नेगो पहले था नहीं ना हमारे सिलेबस में, इंटर में था। तो याद रखिएगा इसके सारे एग्जाम्पल आपको सैटरडे संडे करने हैं खुद से, पूरी बुक में। कहां तक? जहां तक आज की क्लास हो जाए ना वहां तक सारे एग्जाम्पल कर देना। मंडे को लास्ट क्लास ऑनलाइन रख के चैप्टर निपटा दूंगा। अब आइए बेटा, इनकोहेट एम्बिगस। सबसे पहले ए लिखो इसमें, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। और मैं आपको बताऊंगा, आपको सर क्या इतना सिंपल सी चीज है, नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बढ़िया एकदम मस्त कॉन्सेप्ट है बेटा। केस स्टडी इतनी प्यारी बन के आ सकती है, क्या बताऊं। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट ध्यान रखिएगा हमेशा बेटा। इनकोहेट ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट। इसका मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट। अगर मैं अपने सिंपल शब्दों में, ऑब्वियसली आपको जो लिखवाऊंगा वही लिखना है पेपर में, लेकिन अगर मैं अपने सिंपल शब्दों में बोलूं, जब कोई इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से देखना, आपने साइन कर दिया, ठीक, मैंने चेक बनाया, पे टू सुयश और पे टू बियरर, ऑर्डर है बियरर है कुछ भी हो, मैंने अपना साइन करा चेक में, प्लस स्टैम्प्ड है। अब आपको किसी चेक में तो बेटा जो अदर इंस्ट्रूमेंट में तो स्टैंपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन कर दिया और बिल ऑफ एक्सचेंज को स्टैम्प कर दिया। प्रोमिसरी नोट साइन कर दिया और स्टैम्प, चेक को साइन कर दिया और बस। स्टैंप नहीं लगती ना चेक में, तो चेक के केस में साइन हो गया, ओनली साइन। अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को साइन करके स्टैंप करवा दिया और आपने अमाउंट को फिल नहीं करा, सुयश को मुझे फीस पे करनी थी, लेट्स अज्यूम 20,000, सुयश ने चेक काटा, साइन करा और कोई अदर इंस्ट्रूमेंट है तो स्टैम्प भी कर दिया, और 20,000 रुपए अमाउंट में ना लिखते हुए उसने मुझे चेक पढ़ा दिया, लीजिए सर। इस ट्रस्ट पे कि भाई सर तो अच्छा इंसान है, ऐसा लगता है इसको, इसने मुझे 20,000 रुपए चेक पकड़ा दिया, अमाउंट फिल करा इसने नहीं, तो टेक्निकली ये अमाउंट के टर्म्स में चेक इनकम्प्लीट है। अभी भाई अमाउंट तो इसमें भरी नहीं गई है, तो ये इनकम्प्लीट है ना। अब ये जो चेक या ये जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं इसे? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, दैट्स इट। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट मतलब जो भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज साइंड, विच इज स्टैम्प्ड, बट अमाउंट फिल आपने नहीं करी और आपने काइंड ऑफ ब्लैंक चेक दे दिया, ठीक है, तो इसे इनकोहेट बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सर अगर अमाउंट नहीं भरी तो मैं तो अमाउंट कुछ भी भर सकता हूं। पॉइंट समझ रहे हो? अब हमें यही देखो, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग तो बड़ा सिंपल है, मीनिंग तो बता दिया मैंने, खत्म हो गया। इंस्ट्रूमेंट विच इज साइंड एंड स्टैम्प्ड, और अमाउंट के टर्म्स में वो क्या है? इनकम्प्लीट। बट पॉइंट यह है कि इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट के केस में लाइबिलिटी क्या बनेगी? सर लाइबिलिटी क्या बनेगी मतलब? बेटा अगर इसने 20,000 रुपए की पेमेंट करनी थी, मैंने इसे ट्यूशन पढ़ाया, 20,000 रुपए की फीस थी, अब इसने मुझे ब्लैंक चेक दिया, तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि मैंने 20,000 रुपए फिल करा और मैंने बैंक में दे दिया, तो क्या मुझे पैसे मिलने चाहिए? एब्सोल्युटली यस, मैंने कोई गलती नहीं करी। इसने मुझे ब्लैंक चेक दिया, मैंने कहा यार अबे इसने तो चेक दे दिया है, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भरो साला 30,000 रुपए, मैंने 30,000 रुपए भरे और मैंने दे दिया। अब पॉइंट ये है कि क्या क्या मेरे को पैसे 30,000 मिलेंगे? सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ यस, अगर जब चेक दे रहे हैं तो बैंक को हम इन्फॉर्म करते हैं कि इतने अमाउंट नहीं बेटा, तो मिल जाएंगे। तो नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं तो मिल ही जाएंगे। बात ये है कि लीगली बैंक ने चल इनिशियली दे दिए, लीगली क्या होगा? लीगली 30,000 रुपए मैंने, मान ले फर्स्ट इंसिडेंट में मैंने 30,000 रुपए ले लिए बैंक से, तेरा साइन है, मैंने पैसे भरे ले लिए। अब तुझे तो पता मैसेज तो आएगा 30,000 रुपए, तू कहेगा सर को तो 20,000 का चेक दिया था। फिर जब तूने केस वेस करा तो लीगली क्या बनेगा कि 30 में से मैं कितने रखूंगा और 10,000 रुपए मुझे
ऐसा हमेशा नहीं होता। अब यही पॉइंट बताना है। नहीं, अब देखना पॉइंट देख क्या होगा। जनरली लौटाने पड़ेंगे, लेकिन एक्सेप्शन भी। अब सुनो, पहले इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन लिख ले। चलो पहले इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट समझ तो आ गया ना। बस लाइबिलिटी पे अभी तुम्हारा क्वेश्चन है कि लाइबिलिटी कितनी बनेगी, क्या बनेगी, किस केस में पूरा 30,000 रुपए मैं रख के निकल लूंगा, सुरेश कुछ नहीं कर सकता। कुछ केसेस में 20,000 ही ले सकता, उससे ज्यादा लिया तो सुरेश को बहुत कुछ कर सकता है। वो लाइबिलिटी का क्वेश्चन है, वो मैं अभी समझाना चालू करूंगा। लेकिन पहले आप इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग लिख लीजिए बेटा, और आई होप इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट क्लियर है आपको। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखना बेटा, सुपर इंपॉर्टेंट। It means an instrument that is incomplete in certain respect. That is incomplete in certain respects. Full stop. Point number 2, ये पूरी डेफिनेशन ही है बेटा। The drawer, comma, oblique, maker slash acceptor slash endorser, जो भी पार्टी बना रही है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर होगा, प्रॉमिसरी नोट में मेकर होगा, इंडोर्स हुआ है तो इंडोर्सर होगा, जो भी है, ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट may sign and deliver the instrument to another person in his capacity leaving the instrument comma either wholly, blank, or having written on it the word incomplete. फुल स्टॉप। ड्रॉअर, मेकर, एंडोर्सर जो भी है बेटा, उसने क्या करा, साइन करा और डिलीवर कर दिया इंस्ट्रूमेंट को दूसरे व्यक्ति को, लेकिन उसने क्या लीव कर दिया, लिविंग द इंस्ट्रूमेंट, या तो पूरा का पूरा ब्लैंक, पूरा ही छोड़ दिया, या फिर उसमें रिटर्न लिख दिया क्या, वर्ड इनकम्प्लीट। बिल ऑफ एक्सचेंज में लिख दिया इनकम्प्लीट है भाई, मतलब अमाउंट ये खुद फिल करेगा, या तो हमने ब्लैंक ही छोड़ दिया, नहीं इनकम्प्लीट लिख दिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखो लास्ट। सच एन इंस्ट्रूमेंट is called an inchoate instrument, and this gives a power to its holder to make it complete by writing any amount within limit specified, or limit specified by stamp affixed on it। अभी आपको सारी चीजों का आंसर मिलेगा, टेंशन मत लेना,
थोड़ा सा बच्चे के लिए पहली बार में टेक्निकल हो रहा है। पूरी डेफिनेशन एक डेफिनेशन है बेटा, स्टैंप अफिक्स्ड, AFF फिक्स्ड, अफिक्स्ड ऑन इट। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब मैं आपको समझाना चालू करूं बेटा क्या सीन है इसमें। अब बेटा ध्यान से आप सुनिएगा प्लीज, फोकस से एकदम, ठीक है बेटा। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में सीन समझो आप क्या होता है। सीन ये है कि ये मान लीजिए एक मेकर है या ड्रॉअर है, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूं मैं। अब इसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। दो चीजें आपको याद रखनी, हमेशा क्या होना चाहिए, साइन प्लस स्टैम्प। लेकिन यहां पे अमाउंट की जगह इसने क्या रख दिया बेटा, ब्लैंक, है ना। तो दिस इज अ इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट एंड इसका जो रिसीवर है, इसका जो रिसीवर है, मान लो चेक है, चेक में सिंपल रहेगा, इसका जो इसे रिसीव कर रहा है विच इज पेई, क्या कर रहा हूं मैं, यहां चेक है, ये ड्रॉअर है इसका, और इसका जो पेई है उसने, इसके पास राइट है कि वो यहां पे कोई भी अमाउंट भर सकता है ना। अब ध्यान से समझना बेटा, मैंने चेक ड्रॉ करा, चेक ड्रॉ करके मैंने सुयश को दे दिया, इसे बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में होल्डर ऑफ द चेक। क्या बोलते हैं, होल्डर ऑफ द चेक। होल्डर मतलब समझना, होल्डर की डेफिनेशन में लिखवा दूंगा। होल्डर होता है जिसके पास उसका पोजेशन है, पहला इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन भी होना चाहिए और उसके पास लीगल राइट होना चाहिए उस अमाउंट को रिसीव करने का। चलो क्या मतलब बेटा, देखो जैसे मान लो मैं, इसने मुझे फीस पे करनी थी, इसने मुझे एक चेक दे दिया। अब मैं क्या बन गया, चेक का होल्डर, क्योंकि मेरे पास चेक है और चेक का जो पैसे रिसीव करने का राइट है वो भी मेरे पास है। मान लो मेरे से वो चेक खो गया और वो संदीप को मिल गया, क्या संदीप होल्डर बनेगा, नहीं। मतलब टेक्निकल इंग्लिश में तो वो कहेगा हाँ मेरे पास पोजेशन है, लेकिन बेटा क्या संदीप के पास राइट टू रिसीव द अमाउंट है। तो एज पर लॉ समझना, लॉ के हिसाब से होल्डर वो है जिसके पास चेक का या इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन भी है और राइट टू रिसीव द अमाउंट भी है, तो ये बन गया होल्डर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बहुत कैड़ा वाला। मान लीजिए जो ट्रांजैक्शन में गुड्स थे, गुड्स की अमाउंट थी 10,000। गुड्स की अमाउंट कितनी थी बेटा, मतलब अमाउंट जो पेबल है वो 10,000 है। अब इसने इसको एक इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट दे दिया जिसमें अमाउंट क्या लिखी हुई है, ब्लैंक। तो आप पहले, तो मैं आपको रूल सिंपल सा बता रहा हूं बेटा, होल्डर जो है ना, होल्डर वो इसमें कोई भी अमाउंट भर सकता है, कोई भी अमाउंट, लेकिन 10,000 से ज्यादा नहीं। मतलब आप होल्डर के केस में बता रहा हूं, आप जो है इसमें कोई भी अमाउंट भर सकते हो और आप, वो सामने वाला बंदा लायबल हो जाएगा उस अमाउंट के लिए, अगर ये 6 भर देगा तो 6, 7 भर देगा तो 7। लेकिन होल्डर जो है वो किसी भी हालत में जो ड्यू पेबल अमाउंट है उससे ज्यादा फिल नहीं कर सकता। सर ये तो बेसिक सा रूल है, कैसी बात कर रहे हो आप, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब मैं इसका तगड़ा रूल बताता हूं, ये तो बेसिक रूल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो होल्डर हो गया बेटा, होल्डर। ठीक है, होल्डर कौन होता है, जिसके पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन और इसके पास क्या है, राइट है। मैं भी सारी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, राइट है टू रिसीव द अमाउंट। और होल्डर जो है वो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में कोई भी अमाउंट भर सकता है, लेकिन ड्यू डेट से ज्यादा नहीं, जितना भी डेट ड्यू है उससे ज्यादा नहीं। अब एक और टर्म होता है, ध्यान से समझना, एक टर्म होता है बेटा होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या होता है बेटा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये अगर आप समझ गए ना, मजा ही आ जाएगा बेटा। होल्डर इन ड्यू कोर्स, बेटा ये है डैडी, ये है पापा जी। ठीक है सुरेश भाई, आपके पापा जी, पापा जी ने क्या करा, चेक पे बेटा साइन कर दिया। चेक पे क्या कर दिया, साइन कर दिया। साइन करके ब्लैंक चेक छोड़ा, उन्हें पेमेंट करनी होगी आगे। अब डैडी ने चेक पे साइन करा, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया, इनकोहेट, साइन है, स्टैम्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, अमाउंट उन्होंने फिल नहीं करा। अब ये चेक सबसे जहरीले इंसान को मिल गया बेटा। कौन है सबसे जहरीला, वो खुद ही हंस गया। देखो ये किसको मिल गया बेटा, सुयश को। सुयश कह रहा है सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसा मौका थोड़ी छोड़ दूंगा। कह रहा क्या बोल रहे थे पापा, PS5 नहीं लेना,
अभी बताता हूं भाई। ये भाई साहब बढ़िया एकदम साइन लेकर आ गए, और आपको मजे की बात बताओ, साइन जो है, हाँ ठीक है, साइन लेकर आ गए, चेक का साइन था, चेक क्या करा इन्होंने, चुरा लिया। जिस काम में माहिर है भाई ने अपने हाथ की सफाई दिखाई और स्टोलन कर लिया, चुरा लिया, फ्रॉड से ले लिया, किसी भी तरीके से ले लिया इनकॉर्ट इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, अब ये एक तरीके से लेमन लैंग्वेज में होल्डर है, लॉ में होल्डर नहीं है, क्योंकि होल्डर में तो राइट टू रिसीव द अमाउंट भी आता है ना, लेकिन लेमन लैंग्वेज में ये होल्डर है। अब इस भाई साहब ने क्या करा, जिसके पास चेक का पोजीशन है, ये गए भाई साहब एक शॉप पे, मान लो ये गए क्रोमा में, और भाई साहब जो है मस्त करके शॉपकीपर से बोला, बेटा एक PS5 निकाल दे बढ़िया वाला, सबसे महंगा वाला निकालियो, बढ़िया एकदम बैटमैन एडिशन निकाल, बैटमैन, और 10-15 सीडी वीडी और एक एक्स्ट्रा कंसोल, पूरा सब डाल दे। बेटा इस भाई साहब ने एक PS5 परचेज कर लिया, मस्त एकदम सीडी वीडी सब, गेम वेम सब। और सुरेश भाई जब पेमेंट करने की बारी है तो उन्हें कैसी बात करो सर, इन्होंने क्या दे दिया बेटा, चेक फॉर कंसिडरेशन। बेटा इसने PS5 लिया ना, तो उसकी कंसिडरेशन में दे रहा है ना ये चेक दिया, बोलेगा कितने का अमाउंट, और इसने अमाउंट उसमें फिल कर दिया, और ये अमाउंट फिल करके इसने बेटा किसको दे दिया, शॉपकीपर। पहले बताइए एग्जाम्पल समझ आया? अब देखो यहां पे सुयश ने चेक चुराया, विच इज अ बैड थिंग, और उसने PS5 खरीदा और वो चेक दे दिया शॉपकीपर को। क्या शॉपकीपर होल्डर है? यस। अरे भाई उसने, उसके पास चेक का पोजीशन है और उसने तो गुड्स बेचे, तो उसके पास राइट टू रिसीव पेमेंट भी है, तो वो होल्डर है। क्या शॉपकीपर को जो चेक मिला है वो फॉर कंसिडरेशन मिला है? क्या इसने चुराया, इसे रोड पे पड़ा मिला, ऐसा कुछ है? नहीं, इसने तो गुड्स बेचे, PS5 बेचा, उससे कंसिडरेशन में रिसीव करा है, तो इट इज होल्डर, सॉरी ही इज होल्डर फॉर कंसिडरेशन। और क्या शॉपकीपर को पता था कि ये चोरी का चेक है? नहीं, मतलब शॉपकीपर क्या गुड फेथ में था? एब्सोल्युटली यस सर। बेटा अगर ये 3 कंडीशन मिल जाती है, अब शॉपकीपर बन गया HDC, विच इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू, ध्यान रखना, एक होल्डर होने में और एक HDC होने में डिफरेंस क्या है? होल्डर होता है जिसके पास पोजेशन है और जिसके पास राइट टू रिसीव है, ठीक है। अब HDC क्या है? जो एक होल्डर है, पहले तो होल्डर होना चाहिए, उसको जो इंस्ट्रूमेंट मिला है वो हमेशा फॉर कंसिडरेशन मिला है। अब जैसे मान लो पापा ने सुरेश को चेक साइन करके दे दिया, बेटा तेरे लिए है, अब ये होल्डर बन गया ना, क्योंकि इसके पास पोजीशन भी है और राइट टू रिसीव अमाउंट भी है। लेकिन क्या पापा ने फॉर कंसिडरेशन दिया है तो तू HDC है? नहीं है तू HDC। लाइट गई क्या? पॉइंट समझो, आप पॉइंट समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आ गई शायद। पॉइंट समझो भाई, HDC बनने के लिए 3 कंडीशन है, होल्डर होना पड़ेगा, फॉर कंसिडरेशन इंस्ट्रूमेंट मिलना चाहिए, और आप गुड फेथ में, आपको नहीं पता आगे से पीछे से चेक कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, चोरी का आ रहा है, कैसे आ रहा है, HDC। अब मेन रूल बताओ क्या है? अगर कोई इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक नॉर्मल होल्डर फिल करेगा अमाउंट, और कितना अमाउंट फिल कर सकता है? जो डेट पेबल है उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर मान लो नॉर्मल होल्डर है, उसने डेट पेबल था 10,000 रुपए, उसने जो है क्या कर दिया, उसने कर दिया 15,000 रुपए। अब वो गया रिसीव करने, कितने पैसे मिलेंगे उसे? 10, मतलब हाँ आइडियली वो कितने ले सकता है? 10 ही ले सकता है। लोग कहते हैं 10 ही ले सकते हैं क्योंकि आप नॉर्मल होल्डर हो ना। अब मजे की बात सुनो, इसने मुझे इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट दिया, इनकोहेरेंट मतलब ब्लैंक, मैंने क्या करा, मैंने वो आगे किसी और पर्सन को इंडोर्स कर दिया, और वो बंदा HDC था। क्या था वो बंदा? आ गया ना, खुल गया। अब बताता हूं एग्जांपल, देखो यहां पे ये बंदा है, इसने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करा जिसमें अमाउंट की जगह इसने क्या लिख दिया? ब्लैंक। किसको मिला ये इंस्ट्रूमेंट? इसको। ये नॉर्मल होल्डर है, नॉर्मल क्या है ये? होल्डर। हाँ कोई नहीं, दोबारा बना रहा हूं। अब मान लो जो अमाउंट था, अमाउंट पेबल वो था 10,000,
तो बेटा होल्डर के पास राइट है कि वो कितना रिसीव कर सकता है, ओनली 10,000। होल्डर ने गया, चलो ठीक है, होल्डर क्या करा, होल्डर गया आगे और उसने ना एक शॉपकीपर से सामान ले लिया, और अब ये शॉपकीपर ऑब्वियसली होल्डर बन गया, फॉर कंसिडरेशन है, गुड फेथ है, और इसने क्या करा, अमाउंट की जगह 15,000 रुपए लिख दिए, और ये किसको दे दिया, एक HDC को, होल्डर इन ड्यू कोर्स को। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स का केस है इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में, तो वो कोई भी अमाउंट रिकवर कर सकता है जितनी उस इंस्ट्रूमेंट में लिखी है। मतलब इसने जब चेक दिया था तो वो 10,000 की पेमेंट के लिए था, अगर नॉर्मल होल्डर जाएगा पैसे लेने तो उसे ओनली 10,000 मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर इसने आगे चेक इंडोर्स कर दिया और 15,000 का अमाउंट लिख दिया, मतलब डेट से ज्यादा का अमाउंट लिख दिया, और एक HDC को दे दिया जो कि होल्डर है, फॉर कंसिडरेशन, गुड फेथ में है, तो HDC उससे 15,000 रिकवर करने का राइट रखता है। तो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट की लायबिलिटी दो केस में है, एक केस में नॉर्मल होल्डर में और एक केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स में। होल्डर के केस में इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में आप उतना ही अमाउंट डाल सकते हो जितना डेट पेबल है, उससे ज्यादा की लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उस केस में उसके पास जितने अमाउंट का इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट हाथ में आया उतना वो पेमेंट रिसीव करने के लिए है, वो करेगा, चाहे भले ही 10,000 के लिए चेक इशू हुआ था, 15,000 डल गई ना अमाउंट, चेक किसके पास है, HDC के पास है ना, अभी 10,000 रिकवर करेगा, 15 रिकवर करेगा। लेकिन एक नॉर्मल होल्डर कितना रिकवर कर सकता है, ओनली 10, जितने के लिए गुड चेक एक्चुअली इशू हुआ था। HDC, हाँ, लेकिन इसमें भी एक लिमिट है, मतलब आप ऐसे समझो HDC को एक प्रिविलेज दिया है, क्या दिया है, लेकिन इसमें एक लिमिट होती है। सर HDC कितना भी कर सकता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अब देखो इसमें पता है क्या है, आपको याद है मैंने बताया था इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट हमेशा साइन एंड स्टैम्प्ड होना चाहिए। तो ना जो स्टैंप होती है ना, जब आप स्टैंपिंग करवाने जाते हो तो ये स्टैंप की ना एक लिमिट होती है। 100 रुपए की स्टैंप आपने लगवाई है, मुझे लिमिट याद नहीं है बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपने 100 रुपए की स्टैंपिंग कराई है, तो उसमें लिमिट होती है आप कितना रिकवर कर सकते हो, 1 लाख मान लो। तो अब HDC पे जो चेक आया ना उससे कितना भी रिकवर कर सकता है, लेकिन जो स्टैंप की लिमिट है उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ये भी रूल होता है। समझ आई बात, ये सीन है। आई होप आपको क्लियर हो। तो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट का मैंने मीनिंग आपको बता दिया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो साइन और स्टैम्प्ड है लेकिन अमाउंट उसमें फिल नहीं है। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में लायबिलिटी आपको याद रखनी है, दो सिनेरियो में बनती है, एक होता है नॉर्मल होल्डर और एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर उतना ही अमाउंट रिकवर सकता है, कोई भी अमाउंट भर सकता है, लेकिन ड्यू अमाउंट से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर ड्यू अमाउंट से ज्यादा भर के उसने आगे इंडोर्स कर दिया और वो चेक पहुंच गया HDC के पास, तो HDC उससे कितना भी रिकवर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। जो मतलब जिसमें इनिशियली इशू हुआ था वो उससे बड़ा खराब नहीं है, बेटा बिल्कुल बिल्कुल खराब है। आप आगे वो जिसने अमाउंट ज्यादा भरा उसकी गुद्दी पकड़ेगा, हम ये मना नहीं कर रहे, इसके पास पूरा राइट है। अब डैडी जब पता लगेगा पापा को तो बेटा बेल्ट तो तेरे पड़ेगी ना, पड़ेगी बिल्कुल, वो तो बात का ऐसा है। लेकिन अभी तो हम HDC के राइट बता रहे कि ये पैसा कितना लेगा, वो पीछे बैक एंड पे जिसने भी गड़बड़ करी होगी ना वो ड्रॉर उसे पकड़ेगा, लीगल राइट ड्रॉर के पास आ रहे हैं, वो कहेगा मैंने तो 10,000 का इशू करा था, 15 कैसे चले गए। अब वो अगली बात है, लेकिन पॉइंट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट के लाइबिलिटी इन केस ऑफ होल्डर और इन केस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। चलो आई होप क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई। होल्डर समझ आ गया ना। तो एक काम करेंगे, अभी होल्डर वोल्डर तो मैं डिफाइन कर देता हूं, पहले यहां पे लिख लेते हैं, ये लिखा ना आपने तीन, पहले मीनिंग लिख लिया फिर इसमें लिखना, इसके अंदर ही इसी के अंदर एक छोटी सब हेडिंग बना के इनकोहेट में ही, हेडिंग बनाना लाइबिलिटी ऑन ड्रॉइंग इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। लाइबिलिटी ऑन ड्रॉइंग इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, इसमें लिखो बेटा द पर्सन signing and delivering the inchoate instrument
the person signing and delivering the inchoate instrument is liable both to a holder and holder in due course. Full stop. However, there is a difference in liability, comma. क्या बोल रहा है? जो पर्सन इनकोइट इंस्ट्रूमेंट साइन स्टैम्प डिलीवर करेगा वो होल्डर के लिए भी लायबल है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए भी लायबल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है मैंने बता दिया. होल्डर के केस में भले ही वो ब्लैंक है लेकिन आप उतने ही अमाउंट के लायबल हो जितने के आपने गुड्स दिए, लेकिन एचडीसी के केस में आप किसी भी अमाउंट के लायबल सकते हो, इवन गुड्स से ज्यादा भी. तो यहां पे आप दो पार्ट में से डिवाइड करो. अब वो डिफरेंस है ना, तो दो पार्ट में करेंगे. पहला बनाएंगे होल्डर के केस में और दूसरा बनाएंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में. ठीक है. होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स. मैंने होल्डर इन ड्यू कोर्स अच्छे से बता दिया, एकदम क्लियर है ना. वैसे आपके सिलेबस में है नहीं कि होल्डर क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, तभी मैं डेफिनेशन ऐसा लिखवाऊंगा नहीं, एग्जांपल में बता दिया. होल्डर कौन है भाई? होल्डर वो है जिसके पास पोजीशन है और रिसीव करने का राइट है. ठीक है. अगर पापा ने गिफ्ट की फॉर्म में भी आपको चेक दे दिया तो फिर आप होल्डर बन जाओगे. मेरे पास है पोजीशन और राइट भी है ना, पापा ने से निकाल सकता हूं ना, 10,000 रुपए दे रखे. होल्डर इन ड्यू कोर्स कब होगा? होल्डर हो मतलब आप पोजीशन है, राइट टू रिसीव है, फॉर कंसिडरेशन मिला है, गुड फेथ में हो, तो एचडीसी बनोगे. ठीक है. होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स. होल्डर में लिखना बेटा, होल्डर ऑफ एन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट रिकवर द अमाउंट in excess of the amount intended to be paid by the signer. हाँ जी भाई, क्लियर है. होल्डर जो है वो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में कैन नॉट रिकवर अमाउंट एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड बाय द साइनर. साइनर का इंटेंशन था 10,000 पे करने का, तो आप 10,000 तक रिकवर कर सकते हो, उससे एक्सेस रिकवर. बेटा इससे इतनी प्यारी प्यारी केस स्टडी बनेगी ना इनकोहेट से, अच्छे से पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखना इसमें. लेकिन एचडीसी के केस में ऐसा नहीं होता. लिखो, एचडीसी कैन however recover any amount on such instrument, any amount on such instrument. लेकिन सुबेश क्या कोई एचडीसी के लिए भी लिमिट है? जो स्टैम्प की लिमिट है उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते. एनी अमाउंट ऑन सच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड इट इज कवर्ड by the stamp affixed on the instrument, by the stamp affixed on the instrument. समझे क्या? इसमें ना एग्जाम्पल नंबर 13 दिया हुआ है इसी के जस्ट नीचे, ऐसे ही सीन कि ऐसे ऐसे करके होल्डर को दिया, एक यहां से आया उसने साइन चुरा लिया, होल्डर को मिल, जैसे यही क्वेश्चन बना देगा एचडीसी का. डैडी ने साइन चेक करा, ठीक है, साइन को चेक को साइन करके सुयश ने उसे चुरा लिया. अब सुयश जो है वो आगे आगे ऐसे करके इसको दे दिया इसके लिए. अब बोलेगा कि बताओ शॉपकीपर जो है वो क्या 55,000 का अमाउंट रिकवर कर सकता है? आंसर इज यस, एचडीसी रिकवर कर सकता है. फिर बोलेगा नीचे क्या आपका आंसर सेम होता अगर ये काम होल्डर, एक नॉर्मल होल्डर ने किया होता? आंसर इज नो. तो फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट इनकोहेट का.
ठीक है, एक बार एक काम करो ना, HDC ये जो एक आपने नोट कर लिया ना, बस एम्बिगियस अब मैं करवा रहा हूं, इनकोएट खत्म हो गया, जो स्पेस है नीचे का वो इस एग्जांपल के लिए छोड़ देना, नीचे लिख लो नोट बना के होल्डर इन ड्यू कोर्स, और फोटो ले लेना एग्जांपल की, होल्डर इन ड्यू कोर्स की हेडिंग डाल के ये एग्जांपल आप इसके नीचे नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग डाल दो एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, ए खत्म हो गया बेटा आपका पूरा, अब बी आ जाएगी एम्बिगियस, ये तो छोटा, ये ज्यादा नहीं, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। बेटा एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट पता क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पढ़ने में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। किस तरह की कंफ्यूजन सर? बेटा मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या ये एक प्रोमिसरी नोट है या फिर ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, समझे क्या? मतलब उसमें ना जो लिखावट है, लिखावट वो ऐसी है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये एक प्रोमिसरी नोट है या एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो आप कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है, और प्रोमिसरी नोट में आप खुद से अंडरटेकिंग कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो। तो मान लो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ऐसे लिखा है आई ऑर्डर माई सेल्फ टू पे अ सम ऑफ ₹10 lakh टू मिस्टर बी। अब देखो आए मतलब ये अपने आप को बोल रहा है, यानी आए बोलते ही ये क्या है, प्रोमिसरी नोट, लेकिन आगे क्या वर्ड आ गया, ऑर्डर किस में देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में। अब ये प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज समझ नहीं आ रहा। तो बेटा ये एक ऐसा टेक्निकल, मतलब एक बेसिकली बनाते टाइम आपने एक टेक्निकल डिफॉल्ट कर दिया जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा कि ये प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं जिसको आप क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, समझे? हाँ काइंड ऑफ डिफॉल्ट ही हो गया। लिखो बेटा फिर इसमें पेपर में आ जाता है कई बार। सेक्शन 17 क्या बोलता है, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट may be constructed may be construed either as a promissory note or bill of exchange, comma the holder may at his election treat it as either, and the instrument shall be treated accordingly। ये सेक्शन 17 में बोला गया है, समझ आया आपको पढ़ के? इंस्ट्रूमेंट जो कंस्ट्रूड मतलब कंस्ट्रक्ट कराए, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों का मिक्स हो गया है, समझ नहीं आ रहा। अब इसमें क्या बोल रहा है, होल्डर अपनी इलेक्शन से, अपनी चॉइस से ट्रीट कर सकता है उसे। जब मान लो मेरे को मिला, मैं कहूंगा भाई मैं तो इसे प्रोमिसरी नोट मान रहा हूं, तो फिर वो प्रोमिसरी नोट की तरह ट्रीट होगा। होल्डर पे मैं तो इसे बिल ऑफ एक्सचेंज मान रहा हूं, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा। जो होल्डर बताएगा फिर वो होगा, क्योंकि आपने तो बनाने में गलती कर दी, अब होल्डर डिसाइड करेगा और उसे वैसा ही ट्रीट कर किया जाएगा। एम्बिगियस। पॉइंट नंबर 2 लिखना एम्बिगियस में, पॉइंट नंबर 2 thus comma an instrument
which is vague and cannot be clearly identified. An instrument which is vague and cannot be clearly identified either as bill of exchange or promissory note is an ambiguous instrument. तो आप इसे क्या मानोगे? आप इसे चाहो तो प्रोमिसरी नोट मान सकते हो, चाहे तो बिल ऑफ एक्सचेंज। होल्डर जैसे बोलेगा वैसे ट्रीट करना। समझे क्या बेटा? पहले बताइए कोई दिक्कत यहां तक? इसी के साथ आपका लास्ट टॉपिक इनकोहेट और एम्बिगियस खत्म होता है। इसी के साथ टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म। 4 टाइप थे, बेयरर ऑर्डर, इनलैंड फॉरेन, डिमांड और टाइम, और लास्ट इनकोहेट एंड। इनकोहेट को सुपर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा प्लीज। मैं पहले बता रहा हूं, इनकोहेट में जो लाइबिलिटी का फर्क आ जाता है ना, इसमें याद रखिएगा एचडीसी को एक प्रिविलेज मिलती है। क्या मिलती है? एचडीसी को प्रिविलेज मिलती है कि वो ड्यू अमाउंट से ज्यादा भी रिकवर कर सकता है, लेकिन स्टैम्प से ज्यादा नहीं रिकवर कर सकता। ठीक है, लेकिन नॉर्मल होल्डर कोई भी अमाउंट रिकवर कर सकता है, लेकिन जो ड्यू अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं भर सकता। बेटा केस स्टडी आई है। अरे लाइबिलिटी तो है ना, होल्डर और एचडीसी क्या होता है? अच्छा, वो इंटर में था। एचडीसी पे तो पूरा 3-4 लेक्चर का टॉपिक है इंटर में जब था। एचडीसी नोट्स में अभी जो मैंने नोट्स बनाए हैं नेगो के, उसमें तो एचडीसी पूरा 5-7 पेज का है। एचडीसी पहले बताएगा क्या होता है, डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन, फिर एचडीसी की क्या प्रिविलेज होती है। तुम्हारे में बस एक ही प्रिविलेज है, इनकोहेट में प्रिविलेज मिलती है, इसके अलावा 7-8 प्रिविलेज है इसकी, वो सब है, वो नहीं आपके सिलेबस। लेकिन ये लाइबिलिटी वाला है सिनेरियो, और केस स्टडी इस चीज से बनकर आएगी कि एक इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाया और वो आगे पास कर दिया होल्डर को। होल्डर ने जो है ड्यू अमाउंट से ज्यादा भर दिया और उससे जो है बैंक में जाके इनकैश करा लिया। तो क्या होल्डर ऐसा कर सकता है? आप बोलोगे नो। लेकिन क्या अगर वो एचडीसी होता तो वो ऐसा हो सकता? यस। एचडीसी जो है वो गुड फेथ में होता है, उसे नहीं पता कहां से बिलाया, वो ज्यादा अमाउंट भी रिकवर कर सकता है। तो ये सब आपको केस स्टडी फॉर्मेट में आ सकता है। इसी का अगर आपको करना है, मैं बता तो रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 13 लिख लो यहाँ पे। इनकोहेट का अभी आज घर जाके मैंने वैसे तो होमवर्क दे दिया, सारे एग्जाम्पल करने। एग्जाम्पल नंबर 13 वही है जो पेपर में आता है, ऐसी फॉर्मेटिंग में आता है। समझ रहे हो आप? तो ये आपका काम होता है खत्म। आगे बढ़े अपन, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर अपन हेडिंग डालो बेटा अगली। ठीक है, तो सारा मामला चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज सब डन हो गया। फिर हमने इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप्स भी पढ़ लिए। अब इसमें ना थोड़े मिसलिनियस छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो छोटे छोटे टॉपिक्स करने डन। चलो हेडिंग डालो, फ्रेश हेडिंग एकदम। नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हेडिंग है बेटा नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेटा नेगोशिएशन का मतलब यहां पर क्या है? नेगोशिएशन का मतलब है ट्रांसफर। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको होता है फ्रीली ट्रांसफर है, कितनी बार भी ट्रांसफर कर लो। पॉइंट है उसे ट्रांसफर करना कैसे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट कैसे किया जाता है आपको पता है ऑलरेडी, इतना सिंपल है। देखो हाँ मैंने बताया था पीछे। अब देखो दो केस है, पहले फोकस, पहले ब्राइडल पे चलाओ। मैंने बताया था जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं 3 टाइप के होते हैं, या तो ऑर्डरर या बियरर। ऑर्डरर होता है जिसमें स्पेसिफिक नाम मेंशन है और वही बंदा पेमेंट लेगा या उसके ऑर्डर पे पेमेंट मिलेगी। बियरर होता है जिसमें बियरर लिखा है या ब्लैंक लिखा है और कोई भी बंदा उसकी पेमेंट ले सकता है। एक बात बताओ, अगर एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है, और बियरर इंस्ट्रूमेंट को मुझे आगे नेगोशिएट करना है, मतलब ट्रांसफर करना है, तो मुझे उसमें कुछ लिखने की जरूरत है या सिर्फ डिलीवर करते ही वो नेगोशिएट हो गया? बियरर इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसमें लिखा है टू बियरर, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा ड्यू डेट पे वो पैसे लेगा। अब मेरे पास वो चेक है
तो भैया मुझे कुछ करने की थोड़ी जरूरत है, मुझे तो आना है। सुरेश तेरे को पेमेंट देनी थी ना, मुझे आगे से चेक मिला, ये ले बेटा चेक। सुरेश ने आगे दिया, सिर्फ डिलीवरी से ही नेगोशिएशन हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा अगर इंस्ट्रूमेंट क्या है, बेयरर। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डरर है तो क्या मेयर डिलीवरी इज सफिशिएंट? नो, वहां पे आपको दो चीजें करनी है, डिलीवरी एंड इंडोर्समेंट। डिलीवरी एंड इंडोर्समेंट कैसे होती है मैंने बता दिया था बेटा। आप जो है चेक के पीछे जाओगे या बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे जाओगे, आगे लिखा होगा पे टू ए, तो ए लिखेगा पे टू बी और ए अपने साइन कर देगा, तो ये हो गया इंडोर्समेंट। और अब मैंने पे टू बी इंडोर्स कर दिया और अपनी जेब में रख दिया, तो बी ले लेगा क्या पेमेंट? अबे डिलीवरी भी तो करनी पड़ेगी, तो जाके किसको दे दूंगा, बी को। ये ऑर्डर है ना। अब बी को मान लो आगे पे करना है, आगे नेगोशिएट करना है, ट्रांसफर करना है, तो क्या डिलीवरी करेगा ना, उसे उसके नीचे लिखना पड़ेगा पे टू सी, और साइन कौन करेगा, बी, और अपनी जेब में डालेगा, आगे डिलीवर करेगा। तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अगर आपको नेगोशिएशन करना है तो दो पॉसिबिलिटी है। अगर आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको नेगोशिएशन करना है ओनली बाय डिलीवरी, ओनली बाय डिलीवरी। लेकिन अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो सिर्फ डिलीवरी इज नॉट सफिशिएंट, वहां पे आपको दो चीजें करनी है, डिलीवरी एज वेल एज इंडोर्समेंट, डिलीवरी एज वेल एज। ठीक है, अब इंडोर्समेंट आपके सिलेबस में फिर से नहीं है, इंटर में तो बड़ा टॉपिक था इंडोर्समेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे इंडोर्स होता है, ये सब आपके में नहीं है। तो चलो भाई जितना है उतना करेंगे, फटाफट आना। जी जी बिल्कुल, पॉइंट नंबर 1 लिखो बेटा। वन ऑफ द essential characteristics of a negotiable instrument is that it is freely transferable from one person to another. One of the essential characteristics of a negotiable instrument is that it is freely transferable from one person to another. आपको पता है तो पॉइंट नंबर 2 लिखो। As per section 14 of the Negotiable Instrument Act, comma, when a negotiable instrument is transferred from one person to another, with a view to constitute the person holder thereof, comma, the instrument is deemed to have been negotiated, deemed to have been negotiated। पढ़ लेना बेटा क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है कि वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। तो पहला पॉइंट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया था क्या होता है बेटा, ये फ्री ट्रांसफर। तो सेक्शन 14 पता है क्या कहता है, कहता है अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जहां पे व्यू पता है क्या है, व्यू है कि उस पर्सन को क्या बनाना है इस इंस्ट्रूमेंट का, होल्डर। अब जैसे मेरे पास एक चेक था, संदीप ने कहा सर चेक दिखाओ ना, चेक दिखाओ ना, तो मैंने उसे पकड़ा दिया, मैंने कहा ये ले यार चेक दिखा लिया, तो क्या ये नेगोशिएशन हो गया? अबे देखने के लिए दिया है, मारूंगा लेके क्या तो, है ना, ये तो देखने के लिए दिया है। नेगोशिएशन होगा कब, जब आप एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देगा इस व्यू के साथ कि उस पर्सन को क्या बनाना है, होल्डर।
तब हम बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट को डीम्ड मानेंगे कि वो क्या हो गया, नेगोशिएट हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया। सुरेश समझा बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है संदीप, नेगोशिएशन बता दिया मैंने। अब क्या करना, लाइन के थर्ड पॉइंट बनाना, लेकिन लाइन के सेंटर में लिखना। मोड्स ऑफ नेगोशिएशन। बेटा नेगोशिएशन मतलब ट्रांसफर है, मैं बार बार बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। अभी जो ट्रांसफर है इसके कितने मोड होते हैं, अब जल्दी बताओ कितने मोड होते हैं। हाँ क्या क्या, हाँ दो होते हैं, जल्दी बताओ। एक तो अभी तो बताया। एंडोर्समेंट, अच्छा वो हाँ नहीं नहीं, तू सही बोल रहा है। एंडोर्समेंट हो गया, और एक मेरे को वो वर्ड ध्यान नहीं आ डिलीवरी। रहा। हाँ डिलीवरी। अब डिलीवरी कब चाहिए, डिलीवरी व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज बियरर। अच्छा अबे मारूंगा इतना। बेटा नेगोशिएशन करने के दो तरीके हैं, एक डिलीवरी और एक एंडोर्समेंट। बेयरर इंस्ट्रूमेंट में आपको सिर्फ डिलीवरी चाहिए, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में आपको डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट दोनों चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो क्या वर्ड्स में? भूल गया था। मोड्स ऑफ नेगोशिएशन। दो पार्ट में डिवाइड करिएगा। पहला, इन केस वेयर promissory note, bills of exchange, चेक, ये पेबल टू बियरर है, पहला केस। दूसरा, इन केस वेयर promissory note, bills of exchange और चेक पेबल टू ऑर्डरर है, पेबल टू बियरर, पेबल टू ऑर्डर। अगर पेबल टू बियरर है तब आपको पता है नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएशन ओनली बाय डिलीवरी। नेगोशिएशन सिर्फ कैसे होता है, डिलीवर कर दो, नेगोशिएट हो गया। लेकिन अगर ऑर्डर है, मतलब वहां पे लिखा हुआ है भाई पे टू सुयश, अब चाहता है सुयश संदीप को मिले, तो सिर्फ डिलीवरी से तो होगा नहीं, क्योंकि नाम तो सुयश है, तो उसको इंडोर्स भी करना पड़ेगा। तो यहां लिखो नेगोशिएशन बाय डिलीवरी एज वेल एज एंडोर्समेंट। ई वाला, हाँ मैंने बताया था, ई आई ए की बात, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो अब इन दोनों को हमें थोड़ा सा पढ़ना है, तो पहले लिखना आप ए। हेडिंग वही चल रही है बेटा, नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पहला तरीका क्या होता है, दो तरीके ना, डिलीवरी और इंडोर्समेंट। तो पहला तरीका लिखो नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। अब नेगोशिएशन बाय डिलीवरी जो है उसमें लिखो अ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक
अ promissory note, bill of exchange और check payable to bearer is negotiable by delivery thereof. ये तो आपको पता था, by delivery thereof. ये है पहला पॉइंट. इसमें देखो दूसरा पॉइंट विच इज एक्सेप्शन. सर इसका भी एक्सेप्शन. अ promissory note, bills of exchange or check delivered on condition that it is not to take effect except in a certain event, comma, is not negotiable, unless such event happens. बेटा स्टार बनाना है एक्सेप्शन को. भैया रूल सुन लीजिएगा ध्यान से. हाँ बेटा रूल सुनिए ध्यान से. नॉर्मली promissory note, bills of exchange, चेक, जो क्या है, जो बियरर है, जो क्या है, उसमें नेगोशिएशन सिर्फ क्या चाहिए, डिलीवरी. अगर आगे उसे नेगोशिएट करना है, ट्रांसफर करना है, मैंने संदीप को, संदीप ने सुरेश को, तो आपको बस डिलीवरी करनी है. लेकिन दूसरा रूल इसी के अंदर, लेकिन अगर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक जो कि बियरर है बट कंडीशन ऑन इवेंट हैपनिंग, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, हमने बताया था ना आपको कि वो जो है एक इवेंट पे बेस्ड है. अब इवेंट याद है ना, इवेंट हमेशा सर्टेन होना चाहिए. आप वर्ड देख लो क्लियरली मैंने लिखा हुआ है सर्टेन इवेंट. अगर वो इवेंट अनसर्टेन होगा तो बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही इनवैलिड है ना. क्योंकि मैंने एसेंशियल में पहले ही बताया था कि जैसे आपको याद है कि एग्जांपल दिया था कि मैं आपको पे करूंगा 1 लाख रुपीस अगर एक ही डेथ हो जाए. अब एक ही डेथ होना सर्टेन था तो वो ट्रू एक सही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. लेकिन मैं आपको पे करूंगा 1 लाख रुपीस अगर मेरी शादी सी से हो जाए, ये क्या है, ये अनसर्टेन इवेंट है. सी कहीं और भी शादी कर सकती है. तो अगर सर्टेन इवेंट है तो चलेगा. पहली बात तो अनसर्टेन नहीं होना चाहिए. तो अगर कोई प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, उसकी पेमेंट इवेंट हैपनिंग पे कंडीशन पे बेस्ड है, तो बेटा फिर याद रखना, फिर डिलीवरी इज नॉट इनफ फॉर नेगोशिएशन. उस केस में बेटा डिलीवरी इज नॉट इनफ फॉर, फिर डिलीवरी नहीं चलेगी. फिर क्या चलेगा बेटा, फिर आपको डिलीवरी तो करनी पड़ेगी. लेकिन ये नहीं है कि मैंने डिलीवरी कर दी अब ये पेमेंट ले लेगा. उसके बाद आपको इवेंट होने का भी वेट करना पड़ेगा. हाँ, अब क्योंकि भाई आपने कंडीशन लगाई थी ना, तो वो कह रहा है कि एक्सेप्शन में अगर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक डिलीवर हुआ इस कंडीशन पे कि भैया ये तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक एक सर्टेन इवेंट नहीं होता, तो इज नॉट नेगोशिएबल अनलेस सच इवेंट हैपेंस. डिलीवरी पे कंडीशन लगा दी ना इवेंट हैपनिंग की, तो वो एक एक्सेप्शन आपको देखते हुए चलना है केस स्टडी में. पहले बताइए समझ आया. चलिए फिर इसमें आप बी पॉइंट लिखना बेटा. ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, बस एक ही लाइन है वही लिखवा के छोड़ूंगा. बी लिखो, नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट. नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट.
और पता है ना आपको इंडोर्समेंट कब चाहिए? जब इंस्ट्रूमेंट कैसा हो? ऑर्डर हो। वेरी गुड। तो इसमें लिखो अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर, कॉमा is negotiable by the holder by endorsement and delivery thereof। ये समझ आया? अच्छा आपको एक चीज और बताऊं, एक आपकी नॉलेज के लिए। आपको याद है ये अभी मैंने बताया नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, बेयर इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी करते ही नेगोशिएट हो जाता है, लेकिन एक्सेप्शन था अगर आपने उस पर कंडीशन लगाई हुई है तो फिर आप उसे नेगोशिएट नहीं कर सकते, पैसे नहीं ले सकते जब तक वो इवेंट हैपन नहीं होता। इसमें अगेन एचडीसी को प्रिविलेज होती है। याद है होल्डर इन ड्यू कोर्स, इनकोहिट में भी उसे प्रिविलेज थी, यहां पे भी उसे प्रिविलेज है। मतलब अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल वाला जो कंडीशन पे बेचता है कि जब तक इवेंट नहीं होता तब तक नहीं लेना, अगर एक एचडीसी के हाथ में आ गया तो वो कहेगा भाई भाड़ में जाए, घंटा कंडीशन मुझे नहीं पता, आज जाएगा पैसे लेके आ जाएगा। एचडीसी को बहुत प्रिविलेज है। समझ आ रही बात? नॉर्मल होल्डर नहीं कर सकता। नॉर्मल होल्डर तो क्या करेगा? वेट करेगा इवेंट हैपन के, उसके बाद ही एक्सरसाइज करेगा। एचडीसी वेट नहीं करता। समझे? चलो बढ़िया। ठीक है, ये हो गया नेगोशिएशन, दोनों पे ए और बी बता दिए। अब इसी टॉपिक के अंदर ना एक नोट डाल लो बेटा, इसी टॉपिक के अंदर एक नोट डाल लो छोटा सा, इस पे थोड़ी सी चर्चा है आपके बुक में भी, तो मैं बता देता हूं। एक नोट डाल लीजिए। नोट डालना इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन। आप देख रहे हो नेगोशिएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है बेटा? क्यों? क्योंकि देखो ना, चाहे ऑर्डर हो चाहे बियरर हो, दोनों में एक चीज कॉमन है नेगोशिएशन के लिए, क्या? डिलीवरी। सुरेश भाई, डिलीवरी के बिना ना यहां काम चलेगा ना यहां, इंडोर्समेंट के बिना तो यहां काम चल जाएगा, डिलीवरी के बिना काम नहीं चल सकता। तो नोट डालो इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन। इसमें एक दो पॉइंट लिख लेते हैं फिर हम खत्म करेंगे। अब इसमें ना आपकी बुक में दो टॉपिक बचे हैं, एक है चेक का डिसऑनर, छोटा सा टॉपिक है जल्दी करेंगे, और एक जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, नया है, प्रिजम्पशन वाला, वो अगली क्लास। तो दो टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे, नहीं सॉरी, एक टॉपिक है छोटा चेक का डिसऑनर, एक टॉपिक है मीडियम, वो दोनों अगली क्लास निपटाएंगे, चैप्टर फिनिश। फिर मैं, ये हो गया 10 नंबर का, 10 है या 15 है पता नहीं, 10 या 15 है। मैंने वेटेज कितनी दिखवाई थी भाई इसकी? हाँ, जो इनिशियली वेटेज दिखवाई थी वो करेक्ट थी, वो आईसीआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग थी। एक मिनट में देख लेता हूँ। 10 से 15, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इसके बाद मैं कराऊंगा आपको एलएलपी। यार ये वेटेज मुझे लग रहा है चेंज हुई है, गलत, मैंने यहाँ 5 क्यों लिख दिया? ये 5 to 10 है, एलएलपी इज 5 to 10। तो मैं एलएलपी कराऊंगा 10 मार्क्स में, फिर कंपनी कराऊंगा, फिर सोगा कराऊंगा, फिर पार्टनरशिप। देख लेंगे, चलो एक बार मैं वो भी देख लूंगा वेटेज। मुझे लग रहा है वेटेज शायद थोड़ी चेंज हुई है। इसके बाद कंपनी करना है ना नेक्स्ट क्लास। इसके बाद कंपनी करें नेक्स्ट? मैं सोचा था एलएलपी कर ले, एलएलपी जल्दी हो जाएगा, 10 नंबर। वही ऐसे जैसे ये था ना 10 से, ये तो 10 से 15 है, तो एलएलपी इससे भी छोटा, शायद 3 क्लास में ही खत्म। 3 में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ट्राई करूंगा 2 में खत्म कर दूं, ठीक है, और 10 नंबर का है। कंपनी कर लेंगे,
सॉरी LLP कर लेंगे, फिर कंपनी कराऊंगा 20 नंबर का, और फिर पार्टनरशिप या सोगा में से दोनों, क्योंकि मॉडरेट ही है जो कंफर्टेबल होगा। सोगा को लर्न करना इजी है, इंटरेस्टिंग है, इजीली याद हो जाता है जल्दी से, जेन्युइनली बता रहा हूं। और पार्टनरशिप में लर्निंग थोड़ी टाइम लगाती है, लेकिन पार्टनरशिप आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे क्योंकि आपने वहां पे पढ़ी है। तो अगर आपको लर्न इजीली चाहिए तो सोगा के लिए चलेंगे, अगर आपको समझना के लिए कन्वीनियंट चाहिए, समझ तो मेरे हिसाब से आ ही जाता है सब कुछ, हाँ, तो लर्निंग के लिए देखेंगे सोगा उठा लेंगे। आ जाओ भाई फटाफट। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, पॉइंट नंबर 1, डिलीवरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट is essential whether the instrument is payable to bearer or order for affecting the negotiation। इस बात से आप अग्री करते हो क्या बेटा? चाहे इंस्ट्रूमेंट बियरर है ऑर्डर, डिलीवरी क्या है? असेंशियल है, अफेक्टिंग द नेगोशिएशन। अफेक्टिंग द नेगोशिएशन, सॉरी रे चल जा रे। बे भाई क्या हो गया फिर से? अफेक्टिंग द नेगोशिएशन। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, डिलीवरी होती है दो प्रकार की, सेंटर में लिखना, डिलीवरी दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक होती है एक्चुअल डिलीवरी और एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी बेटा, मैं आया, सुयश के हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, चला गया, एक्चुअल डिलीवरी। मैं आया, सुयश भाई साहब थे नहीं घर पे, उनकी मम्मी थी, मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मम्मी को दिया, ये चेक था सुयश के लिए, मैं चला गया, कंस्ट्रक्टिव। जब आप एक्चुअल पार्टी को हैंड ओवर करते हो, एक्चुअल डिलीवरी। जब आप उसके एजेंट, ऑथराइज्ड एजेंट को हैंड ओवर करते हो, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंसिपल है नहीं, तो आपको पता है ना एजेंट हर एक काम कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, एजेंसी पढ़कर आए हो, तो मैंने एजेंट को जब हैंड ओवर कर दिया, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव। जब आप उसको ना देते, उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव को दे दो, ठीक है? तो लिखो एक्चुअल में टेक्स प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट चेंजेस हैंड फिजिकली। इंस्ट्रूमेंट चेंजेस हैंड फिजिकली। कंस्ट्रक्टिव में लिखना टेक्स प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट is delivered to the agent, comma clerk, comma servant or banker of the endorsee on his behalf। तो मैंने इंडोर्सी को ऑन हिज बिहाफ, सुरेश भाई मैंने इंडोर्सी को ना देते हुए उसके किसी एजेंट वेजेंट को दे दिया।
ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए ना। 2 बातें और लिखवा रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट, फिर हम ये टॉपिक खत्म करते हैं। ये तो ऐसे ही नकली था। डिलीवरी इज एसेंशियल, डिलीवरी इज एसेंशियल not only at the time of negotiation, not only at the time of negotiation। कह रहे ट्रांसफर करने के लिए तो एसेंशियल है ही, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर में नहीं, बट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग और ड्रॉइंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेटा इस बात पे अग्री करते हो क्या? आप एक बार ही ना चैप्टर की स्टार्टिंग में एसेंशियल्स निकालना नेगोशिएबल के, मेकिंग और ड्रॉइंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्रोमिसरी नोट को मेक करते हैं, बिल को ड्रॉ करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल निकालना बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में, एकदम चैप्टर की स्टार्टिंग में। एसेंशियल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एसेंशियल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला। लास्ट पॉइंट पढ़िए बेटा एक बार, क्या है लास्ट पॉइंट? इंस्ट्रूमेंट शुड बी, नेगोशिएशन में तो डिलीवरी इंपॉर्टेंट है ही, जब आप आगे ट्रांसफर करोगे। इनिशियली जब आप प्रिपेयर कर रहे हो नेगोशिएबल को, तब भी बेटा मैंने चेक ड्रॉ करा पहली बार फ्रेश, तो चेक ड्रॉ करके अपने पास रखो। मैं उसको ड्रॉ करूंगा ना, उसको डिलीवर करूंगा, और ये जब आगे नेगोशिएट करेगा तो आगे डिलीवर करेगा। तो कह रहे डिलीवरी नेगोशिएशन के अलावा अलावा मेकिंग एंड ड्रॉइंग में भी इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। और लास्ट पॉइंट, अब पॉइंट आता है, इफ अ पर्सन makes the endorsement of instrument, if a person makes the endorsement of instrument but before delivery, एक बंदा है उसने endorsement कर दी, मान लो पीछे नाम वाम सब लिख दिया कि भाई पे करना है, इसको आगे नेगोशिएट करना है, बट बिफोर डिलीवरी to the endorsee, the endorser die। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं, ए ने चेक दिया बी को, ठीक है, बी के नाम का, बी ने क्या करा, उसे आगे इसने लिखा पे टू बी और ए के साइन कर दिए। अब बी आगे उसे इंडोर्स कर रहा है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो इसने क्या करा, इसने यहां पे लिखा है पे टू बी, ए के साइन थे, इसने उसके नीचे क्या लिखेगा, ये पे टू सी, और किसने साइन कर दिए। लेकिन जब ये सी को देने जा रहा था बेटा, रास्ते में ही बी की क्या हो गई, डेथ। मतलब इंडोर्समेंट तो हो गई है, लेकिन डिलीवरी देने से पहले मर गया, ये बात बोल रहा है। टू द इंडोर्सी द इंडोर्सर डाई, कॉमा द legal representative of the deceased person cannot negotiate the same by mere delivery thereof। बेटा भावनाओं में मत भेजना कि सर साइन तो कर दिए बी ने, रास्ते में जाते जाते तो मरा है। तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने, वाइफ ने, बेटे ने पता क्या करा, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पकड़ा के आ जाता हूं। अगर डिलीवरी से पहले इंडोर्सर की डेथ हो गई, भले ही उसने इंडोर्समेंट कर दिया, सब डिलीवरी बची है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेयर डिलीवरी करके नेगोशिएट नहीं कर सकता। राइट नहीं है आपके पास अब डिलीवरी का, मत करना, कुछ नहीं होगा। तो बोल रहा है द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट द सेम बाय मेयर डिलीवरी देयरऑफ। ठीक है, आगे आपको सेपरेट प्रोसीजर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन अब डिलीवरी से काम तो नहीं चलेगा बस। तो बेटा डिलीवरी के ऊपर थोड़ी चर्चा मैंने और बता दी आपको। तो आप अगर नोटिस करो तो मैंने आज आपको क्या क्या कराया। सबसे पहले मैंने आपको फोर्थ पॉइंट पढ़ाया, विच इज इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट एंड नेगोशिएबल एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में प्लीज याद रखिएगा, जो लाइबिलिटी है वो आती है दो केस में, एक नॉर्मल होल्डर को
और एक होल्डर इन ड्यू कोर्स को। होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमने प्रिविलेज दिया है कि वो कोई भी अमाउंट इवन ड्यू अमाउंट से ज्यादा भी ले सकता है, लेकिन स्टैंप वाली अमाउंट से ज्यादा नहीं ले सकता। इसके बाद मैंने एम्बिगियस बताया, जो बिल और प्रोमिसरी नोट दोनों ही है, कंफर्म नहीं हो पा रहा, वेग है, हिडन है, तो आप उसे कुछ भी ट्रीट कर सकते हो और जो उसे ट्रीट करोगे आप उसी की तरह वो वर्कआउट करेगा। फिर मैंने बताया नेगोशिएशन कैसे करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो मैंने बताया नेगोशिएशन करने के दो तरीके हैं। अगर पेबल टू बियरर है तो मेयर डिलीवरी इज सफिशिएंट, अगर पेबल टू ऑर्डर है तो डिलीवरी एंड इंडोर्समेंट दोनों करना पड़ेगा। और डिलीवरी भी बता दी, इंडोर्समेंट भी बता दी, लेकिन याद रखना अगर आपको डिलीवरी कर रहे हो आप, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे कंडीशन है इवेंट हैपनिंग की, तो सिर्फ डिलीवरी से काम नहीं चलेगा, फिर आपको इवेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी किसको प्रिविलेज दिया है? एचडीसी को इसमें भी प्रिविलेज है। अगर उसके पास एक बार डिलीवरी आ गई, इवेंट अभी हुआ नहीं, एचडीसी कहता है मुझे मतलब नहीं है, मैं तो आज ही पैसे ले लूंगा। ठीक है, इंडोर्समेंट बता दिया, डिलीवरी दो टाइप की होती है वो बता दी, और कुछ सिनेरियो बता दिए। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में दो टॉपिक बचे बेटा। एक पहला टॉपिक आप बुक के इसके तुरंत बाद देखोगे बुक में, विच इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ चेक। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटर में तो इतना इंपॉर्टेंट था क्या बताऊं। तो डिसऑनर ऑफ चेक बताऊंगा कि चेक जब डिसऑनर होता है, सिर्फ चेक बाकी नहीं। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है अगला, प्रिजम्पशन करके है शायद, कुछ क्या था, एक मिनट, अगला अगला अगला, ठीक है, प्रेसेंटमेंट फॉर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऐसे करके टॉपिक है, उसको कराएंगे। दो टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास। सैटरडे आपकी क्लास नहीं है, सैटरडे सिर्फ क्या है, टेस्ट, 1:30 बजे टेस्ट के लिए मिलते हैं 1:30 बजे, और बाकी सॉर्टेड सीन है। सैटरडे क्लास नहीं है, 1:30 बजे टेस्ट है। मंडे को ऑनलाइन क्लास होगी तो बता दूंगा, ठीक है, अपडेट आ जाएगा। ट्यूसडे तो हमारी 10:30 बजे होती है, चैप्टर निपटाएंगे और इसके बाद हम करेंगे एलएलपी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।